चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बात नहीं भागे। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज हम लोगों को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ से लास्ट टाइम पे हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पहली हेडिंग आपने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपको बता चुके हैं। इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आपने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में एक हेडिंग पढ़ा था स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन ग्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम पढ़ा था। उसके अंदर आपने थीका क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन सैक क्या होता है ये पढ़ लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां से चलो, कल आपने एंथर पढ़ा था। एंथर के अंदर प्रेजेंट आपने पढ़ा था। जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर स्पोरेंजियम होता है, उसके भी पहले थीका होता है। तो सबसे पहले थीका, और थीका ही चेंज होकर माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम को हम आगे क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं ना। पॉलन सैक जिसमें होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें तो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। देखो ये तभी तो पढ़ा था कि जनरली मालवेसी फैमिली को छोड़कर आपने पढ़ा जनरली जो एंथर होता है वो बाई लोब और डाई थीकस होता है, एंड ईच लोब कंटेन 2 थीका। तो ये जो थीका है इसी को आपने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला है आपने पढ़ा था कि ये जो एंथर है ये 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है, पढ़ा है ना। तो जरा आज में पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सराउंडेड होता है 4 वॉल लेयर से। कितनी वॉल लेयर से? तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने चल रहे हैं किसका, इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम का। बात समझ गए? तो चलो हम इसको हटा दें। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। 4 वॉल लेयर दैट इज, वो कौन कौन से लेयर हैं आओ जरा नाम लिखते हैं, एक साथ बना भी लेंगे, इनका नाम भी देख लेंगे क्या होता है। इस तरह से, ठीक है ना। तो 4 साइडेड दिख रहा है, कैसा होगा 4 साइडेड। कितनी लेयर अभी बताया, लेयर बताया 4। बात मत करो भैया, जो बात करोगे अभी पूछ लेंगे तो बता नहीं पाओगे। देखो कितनी लेयर हमने बोला है, 4, ठीक है ना। ये सबसे इनर लेयर है, हम डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं, पूरा ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन लेयर्स का नाम है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो जनरली सिंगल लेयर होती है। उसके बाद की दूसरी लेयर है एंडोथीसियम,
इंडोथीसियम, और तीसरी लेयर है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट जो लेयर है वो है टैपिटम। टैपिटम जो कि किसके नजदीक है? पॉलन सैक के नजदीक। हमने पढ़ा है इसी का नाम पॉलन सैक है और इसी का नाम क्या है बोलो? पहले इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम था, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? पॉलन सैक। अगर आपको याद हो तो आपने ये भी पढ़ा है, मैं एक ही डायग्राम में बना दे रहा हूं, समझ जाओगे। जब इसको माइक्रो, ये सब बता चुके हैं, जब इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था तो इसके अंदर टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा? स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसा होता है? क्लोइडिस की 2n। कैसा होता है? 2n, ठीक है। लेकिन बोला था कि जब ये मेच्योर होके इसका नाम पॉलन सैक हो गया, क्या हो गया? पॉलन सैक इसका नाम हो गया, तो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी बोलते हैं पॉलन मदर सेल। ये भी बोला था, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्ट में बोलते हो MMC। अभी हम लोग पढ़ेंगे जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, सारे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ये क्षमता है कि वो MMC के जैसा काम कर सके। किसके जैसा? MMC के जैसा, माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम कर सके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉलन मदर सेल पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट है, ये पॉलन मदर सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? पॉलन ग्रेन। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानेंगे। चलो अभी समझने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि ये प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन से भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब सुनो जरा, कह रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप होंगे, ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप होंगे, कहते हैं एक पॉलन सैक में हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन है। तो ये रट्टा नहीं मारना यार, हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन। अभी तुम्हें दिखाएंगे, एक ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब एक पॉलन मदर सेल, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे ढेर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू। एनसीईआरटी कहती है ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अभी हम लेके दिखाएंगे, ये बनाएगा चार, क्या बनाएगा? चार बनाएगा माइक्रोस्पोर, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और ये चारों माइक्रोस्पोर अलग होकर चार पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो एक MMC से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4। ऐसे ढेर सारे कौन है? MMC। तो ढेर सारे क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। तो कह रहे पॉलन सैक में हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या ये रटने वाली बात है क्या? नहीं, एक MMC जो है 4 बनाएगी, ढेर सारे MMC है तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे। बोलो बात समझ के। ये जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, इनमें अब ये जो 3 लेयर ये क्या काम करेंगे? पॉलन ग्रेन इसके अंदर बना, पॉलन ग्रेन अभी अलग से हेडिंग पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि वो मेल गैमीट बनाता है। क्या बनाता है? हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फ्यूजन होता है। ये जो यहाँ पर डेवलप होगा पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से, वही पॉलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमीट बनाएगा। तो यहाँ पर बना हुआ पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होगा। तो रिलीज कब होगा? आफ्टर मैच्योरिटी। ये जो एंथर है, एंथर जो है वो रक्षक होगा, एंथर फटेगा, जिसे डेहिसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। जैसे सीड डिस्पर्सल होता है, वैसे ही एंथर का डेहिसेंस होगा। तो अब ये एंथर का डेहिसेंस होगा, ये 3 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये होती है प्रोटेक्टिव। कैसी होती है? प्रोटेक्टिव इन नेचर। मतलब ये जो अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, इनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये यहीं से ये फटेंगे भी। और फटेंगे कहां से? ये वाली जगह, इसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। हालांकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं, आपको जरूरत भी नहीं। यहां पर होता है कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दो किनको क्या करता है? अलग करता है। बात समझ गए? तो अलग करता है, तो फिर इनको कनेक्ट करने वाला कौन होता है? कनेक्टिव। ये कौन होता है? कनेक्टिव, जो कि इनको क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। अच्छा आप सुनो, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एंथर फटेंगे ना, एंथर फटेगा तभी तो अंदर का पॉलन ग्रेन रिलीज होगा बाहर। कहां से फटेगा? स्टोमियम वाले रीजन से। कहां से? बोले याद रहेगा, स्टोमियम वाले रीजन से फटेगा। तो उसमें मदद कौन करेंगे टूटने में? इसके यही 3 लेयर टूटती भी है। बात समझ गए? तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये प्रोटेक्टिव ही कर रही है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, एंड ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। बोलो बात समझ गए? अब बताओ पॉलन ग्रेन कहां डेवलप होगा यार? इसके अंदर, पॉलन सैक के अंदर डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो पॉलन सैक के सबसे नजदीक कौन सी लेयर है? टैपिटम। टैपिटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो चारों लेयर का काम समझ गए? क्या काम है बोलो? इनका काम प्रोटेक्शन का है और एंथर का डेहिसेंस भी कराएंगे। टैपिटम जो है क्या काम करेगा? प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बोलो याद रहेगा। एक्चुअली अब और डिटेल में आपसे पूछता नहीं है यार, टैपिटम और भी चीजों का सेक्रेशन कराता है, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें उस बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो टैपिटम है वो खुद नरिशमेंट मिडिल लेयर से लेता है, ठीक है ना। ये सब भी आपसे नहीं पूछता, तो उतनी बातें आपको बता रहे हैं। ये टैपिटम यहाँ पर प्रेजेंट क्या पॉलन ग्रेन को जो डेवलप हो रहा है उनको क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। टैपिटम जो है ये होता है मल्टी न्यूक्लिएट, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और कह रहे यार मल्टी न्यूक्लिएट ये कैसे हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट हो गया ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। कैसे हो गया सर? इंडोमाइटोसिस क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी हम फीमेल में भी पढ़ेंगे कैसा होता है। अरे कहीं पर आपने लिक्विड एंडोस्पर्म पढ़ा है, वहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे आ गई?
कैरियोकाइनेसिस डज नॉट इमीडिएटली डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बोलो बात सही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइटोसिस। बोलो कोई डाउट? तो बार बार डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखा है कि ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कैसे बनी, तो उसके आगे लिख दोगे ड्यू टू एंडोमाइटोसिस या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बोलो क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? तो चलो भाई बताओ कितनी लेयर होती है। अब ये पढ़ लिया, यहाँ पर देखो लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, दैट इज, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में लिख दिया। बोलो बात समझ आई? आगे बढ़ जाए। अब चलो हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, छोटी छोटी हेडिंग बना के दिया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कहानी खत्म। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो एक लाइन में बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखना चाहें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर, जो भी मदर सेल होती है ना वो डिप्लॉइड ही होती है। कैसी है बोलो? क्योंकि यहीं से डॉटर सेल बनेगी। और ये फ्लावरिंग प्लांट, ये डिप्लॉइड, आपने पढ़ा इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जिनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है वो टू एन होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बोलो बात सही है? कोई डाउट? ये बात क्लियर? चलो अब इधर हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और कैसे होता है। इन्होंने लिखा है, अगली लाइन में बोलो, अगले पेज पर, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज पॉलन मदर सेल। बोलो याद रहेगा? तो आओ जरा हम इसी एक किसको निकाल लेते हैं, पॉलन मदर सेल को, या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू ही तो चेंज हो रहा है ना भैया, ये अलग अलग स्टेज में होगा ना, हमने एक ही डायग्राम में बना दिया, इसमें बना लो, इसमें बना लो। अगर इन सब में स्पोरोजिनस टिश्यू है, सब में स्पोरोजिनस टिश्यू है, पॉलन मदर सेल चेंज हुआ तो सब में पॉलन मदर सेल है, हमने एक ही डायग्राम में दोनों कंडीशन लिख दी। बात समझ आ रही है ना? ऐसा नहीं कि इधर ये होगा इधर ये होगा, नहीं भैया, चारों में वही होगा, हमने एक ही डायग्राम में दोनों कंडीशन बता दी। बोलो चलेगा? तो क्या बोला, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? ईच स्पोरोजिनस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एमएमसी। अब हम एमएमसी लिख के चल जाएगा ना, या पीएमसी, अब तो कई जगह लिख दिया तो आप समझ सकते हो, एमएमसी या पीएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। आओ तो उसी एक पीएमसी को हम निकाल लेते हैं बाहर। ये है देखो एक, अब इसे एमएमसी, पूरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि फीमेल में भी पढ़ोगे तो उसे मेगा स्पोर मदर सेल बोलोगे, हम एमएमसी बोलते हैं 2N। बोलो कोई डाउट? यहाँ पर मियोसिस होगी, क्या होगी? यहाँ पर मियोसिस होगी, और आपको पता है कि मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4। कितनी सेल बनती है? तो यहाँ पर एक सेल से 4 सेल बनेंगी, जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो शेप बना टेट्रागोनल, कैसा है बोलो? टेट्राहेड्रल। बात समझ गया ना? टेट्रा, ये अलग अलग तरह के टेट्राड बनते हैं, कुछ जगह पर, कुछ स्पीसीज में ऐसे लीनियर बनता है, कैसे बनेगा? ऐसे लीनियर बनेगा, कुछ जगह पर ऐसे बनेगा, कुछ जगह पर ये आइसोबाइलेटरल बनेगा, इस तरह से आइसोबाइलेटरल बनेगा, और कुछ तरह से, कुछ जगह पर इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। बस समझ गए ना? जिसे हम डेकुसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकुसेट बोलते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना? इसे नाम क्या दिया? एक भैया ऐसे तुम काट रहे हो, ऐसे ऐसे, तो एक पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो कितने हैं बोलो टोटल? 4, एक इसके पीछे की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, तो बताओ ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा बना? सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हम यहां पर लिख रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप, बाकी बनने को और शेप के बन सकते हैं। बात समझ गए ना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल्स है, टोटल कितनी सेल है बोलो? 4। इस टेट्राड की 3 सेल डीजनरेट, सॉरी ये सुनो, हाँ अरे माफ कर दो, इधर देखो, ये सेल्स है ना, ये सेल्स है, आपस में जुड़ी होती है एक सब्सटेंस से, नाम है कैलोस सब्सटेंस। क्या नाम है? तो जैसे जैसे ये अब मैच्योर होगा, ये डिहाइड्रेट होगा, हम ये बोले कि ये डिहाइड्रेशन होगा, तो ये जो आपस में चारों टेट्राड की चारों सेल आपस में जुड़ी हैं, वो चारों सेल हो जाएंगी अलग, ये सेपरेट हो जाएंगी, 4 ये अलग अलग। एक साथ था तो बोला था टेट्राड, और अब इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? अब वो पूछता है माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? N, क्योंकि मियोसिस से बना है ना, और ये माइक्रोस्पोर 4 अलग अलग हो गए, क्या हो गए? N। याद रखना, जो अभी आपने टैपिटम पढ़ा था ना, टैपिटम एक एंजाइम निकालता कैलेस, कौन सा? तो ये आपस में कैलोस सब्सटेंस से जुड़े हैं, तो जो कैलेस एंजाइम होगा कैलोस को डिसॉल्व करा देगा, डाइजेस्ट कराएगा, और ये डिहाइड्रेट हो रहे सूखेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग, जो एक साथ जुड़े क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अब ये माइक्रोस्पोर, इसकी प्लॉइडी कैसी है? N। अब माइक्रोस्पोर में अलग अलग, माइक्रोस्पोर में अलग अलग माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा बोलो? माइटोसिस होगा, या बोलो माइटोटिक डिवीजन होगा। एक को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर देखो जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी। कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी, जिसमें एक स्मॉलर होगी और एक लार्जर होगी, ठीक है ना? और फर्दर इसी के ऊपर और आगे, इसी के ऊपर आगे अब लेयर बनेंगी। क्या बनेंगी इसी के ऊपर? अब कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे देखो इस तरह से। कितनी हमने सेल बताया? 2, एक लार्जर सेल और एक स्मॉलर सेल,
और इन सेल का नाम है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। क्या नाम है? वेजिटेटिव। और ये जो सेल है ये है वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल, और ये दूसरी वाली जो सेल है ये है जनरेटिव सेल। ये है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होती है बिगर और जनरेटिव सेल होती है स्मॉलर। ठीक है, जो जनरेटिव सेल है ये फ्लोट करती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो है इसी के पास क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव सेल का, वो न्यूक्लियस लार्ज होगा और इरेगुलर होगा। कैसा होगा? इरेगुलर। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा जनरेटिव सेल का। अब इनके ऊपर हमने कहा था और लेयर बनेंगी ना, तो कौन कौन सी लेयर बनेगी? और जरा उसकी बात करते हैं। इसके ऊपर ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो? इसके ऊपर एक लेयर बनेगी इस तरह से, इसका नाम है इंटाइन। क्या नाम है? और फिर इसके बाद एक और लेयर बनेगी, इसके बाद फिर एक और लेयर बनेगी, कुछ इस तरह से लेयर बनेगी, कुछ इस तरह से लेयर बनेगी, इसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है? तो देखो सबसे नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी सेल में पाई जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये कौन सी लेयर है? ये इंटाइन है, इंटाइन है। और सबसे ऊपर जो है ये एक्साइन है। ये कौन है? एक्साइन है। इंटाइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे, लेकिन जो एक्साइन है ना, एक्साइन थिक होती है, ये जगह जगह डिसकंटीन्यूअस होती है। कैसी होती है? क्यों होती है अभी हम आपको बता रहे हैं। इंटाइन जो है ये बनी होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, बनी होती है मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन। समझ गए? एक्साइन जो है ये डिसकंटीन्यूअस लेयर है, ये क्या है? एक डिसकंटीन्यूअस लेयर है, डिसकंटीन्यूअस लेयर है, और ये बनी होती स्पोरोपोलेनिन की, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। आपसे पूछेगा इंटाइन में प्रेजेंट है कि एक्साइन में? कहां पर? एक्साइन में। यहां पर जर्म पोर की जगह स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। क्या होगा बोलो? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। बात समझ गए? अब आगे चलते हैं। कह रहे भैया ये जो एक्साइन है इसमें तुम्हें कुछ डिजाइन आर्किटेक्चर दिख रहा है इंटाइन वाली लेयर में, एक्साइन वाले लेयर में? एक्साइन वाले में। अब सुनो यार, यही इसी का नाम पॉलन ग्रेन है। क्या नाम है? अब बताओ पॉलन ग्रेन कहां से बना है? माइक्रोस्पोर से बना है। कहां से बना है? एक मियोसिस हुआ है और एक माइटोसिस हुआ है। यहां पर कोई डिवीजन नहीं, उसके ऊपर लेयर बनी है, एक मियोसिस और एक पॉलन ग्रेन बना। कितनी सेल दिख रही पॉलन ग्रेन में? 2 सेल। नाम क्या है? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। ठीक है, चलो अब ये कितनी लेयर बाउंड है? 2 लेयर। एक्साइन और इंटाइन एक कंटीन्यूअस लेयर है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना है और डिसकंटीन्यूअस लेयर। जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उस पोर को जर्म पोर बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन इन्होंने कहा है कि आप किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन ले लीजिए, आप स्लाइड पर रखिए, ड्रॉप वाटर डाल के उसको माइक्रोस्कोप पे देखिए, अलग अलग आर्किटेक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ये आर्किटेक्चर होता है ड्यू टू एक्साइन। इसकी वजह से इसलिए हमने आपको बोला देख के बताइए कि आपको डिजाइन इंटाइन में दिख रहा है कि एक्साइन में। तो आपसे पूछेगा डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन बोलो, बात समझ गए? अब आते हैं स्पोरोपोलेनिन जो है ना, जो एक्साइन बना रहा है, ये बहुत हार्ड होता है। इसको खत्म करने के लिए ना तो कोई एंजाइम है, ना तो कोई एल्कली है, ना तो कोई एसिड है, मतलब ये खत्म नहीं होता। और इसी की वजह से स्पोरोपोलिन स्टोर्ड एज फॉसिल या मे रिमेन एज फर्स्ट फॉसिल, फॉसिल के फॉर्म में रह सकता है, खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि ना तो कोई एसिड इसको खत्म कर पा रहा है, ना तो कोई एल्कली, ना तो कोई एंजाइम। बात समझ गए? तो आपसे ये भी पूछेगा पॉलन ग्रेन जो है वो रिमेन एज फॉसिल ड्यू टू किसकी वजह से? इंटाइन की एक्साइन, एक्साइन स्पोरोपोलिन की सेलुलोज और पेक्टिन स्पोरोपोलिन। बात समझ गए? कोई डाउट? इसलिए अब भैया जब कह रहा है इसको कोई ना एसिड खत्म कर सकता है, ना कोई एल्कली, ना तो कोई एंजाइम, तो सर जब इसका पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन जब होगा तो ये इतना जब हार्ड है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगा तब फिर? इसीलिए तो जर्म पोर है। तो आप याद रखो कि जर्म पोर का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर ये ना होता तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, तो ये समझना है। अगर ये डायग्राम तुमने पढ़ लिया तो सारी कहानी समझ में आ गई। बोलो ये जर्म पोर का काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। कहां से होगा बोलो? जर्म पोर से। स्पोरोपोलिन यहां पर एब्सेंट होगा। बोलो कोई डाउट? याद रहेगा? तो हम यहां पर बोल दे कि देयर आर नो एनी एंजाइम, एसिड और एल्कली which degrade स्पोरोपोलिन। बोलो कोई डाउट? which degrade स्पोरोपोलिन। पॉलन ग्रेन, अब आगे हम ये भी लिखते हैं पॉलन ग्रेन रिमेन एज फॉसिल ड्यू टू किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन। और लेयर पूछे तो इंटाइन की एक्साइन। समझ गए? कोई जरूरी नहीं कि स्पोरोपोलिन ही पूछे, वो आपसे ये भी पूछना चाहता है कि स्पोरोपोलिन कहां प्रेजेंट इंटाइन में, एक्साइन में, तो बोल देगा कि ये स्टोर होता है किसकी वजह से? फॉसिल के फॉर्म में रह सकता है, एक्साइन की वजह से। कोई डाउट किसी को? बात समझ गए? बोलो यार। तो ये है पॉलन ग्रेन। तो बताओ माइक्रोस्पोर बना और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना।
पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? अभी अब जब ये इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन पहुंच गया तो कहां पर पहुंचा पॉलन ग्रेन? यहां पर है ना, यहीं पर तो बना। 60% ऑफ द प्लांट में जब इसी के अंदर, ये सारा डिवीजन इसी के अंदर हो रहा है ना, पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में पहुंचा, एंथर का डेहिसेंस हो गया और पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया बाहर। इसे बोलते हैं कि 60% ऑफ द प्लांट में पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर एट दिस 2 सेल स्टेज। और सेल का नाम भी पूछेगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, वो याद रहेगा। लेकिन 40% ऑफ द प्लांट में, रिमेनिंग जो प्लांट बचे, उसमें ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है। स्पिंडल शेप की होती है जनरेटिव सेल। कैसा होता है? ये एक बातें याद रखना है इनकी, स्पिंडल शेप की होती है। कह रहे हैं कि 40% ऑफ द प्लांट में ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोटिक डिवीजन कर जाता है, और माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनेगा? 2 मेल गैमीट। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन नाउ बिकम 3 सेल्ड स्टेज। 2 मेल, ये खत्म हो गया ना, क्योंकि डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाया, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल। बोलो कोई डाउट? तो अब हम आगे लिख सकते हैं भैया, ये आगे लिख सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ, आर्किटेक्चर का मतलब डिफरेंट शेप ऑफ, बोल सकते हैं ना, ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? जल्दी बोलो, ड्यू टू किसकी वजह से होता है? एक्साइन, एक्साइन की वजह से दिख रहा है ना। दूसरी बात क्या बोला? अब पॉलन ग्रेन रिमेन एज फॉसिल, ड्यू टू, बोलो किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से। बस समझ गए? चलो और आगे हम लोग पढ़े तो यहां पर कह रहा है कि पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर, पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर, या हम ऐसे बोले यार, इन 60% ऑफ द प्लांट, इसमें इन 60%, मेजॉरिटी बोल देगा, ठीक है ना, इन 60% ऑफ द प्लांट pollen grain shed from anther at this 2 cell stage ना, कौन सी? at 2 cell stage, that is vegetative and generative। बात समझ गए? बोलो। लेकिन कह रहा है कि और अगर हम 40% प्लांट की बात करें तो कौन डिवाइड करेगा? इन 40% ऑफ द प्लांट, इन रिमेनिंग प्लांट बोल सकते हैं, जो बाकी बचे इन 40% ऑफ द प्लांट। जनरेटिव सेल divides by mitosis and form, क्वेश्चन आता है भैया इस पर, and form 2 male gamete, and pollen grain shed at 3 cell stage, that is कौन सा? 2 male gamete and 1 vegetative cell। बोलो इतनी बात समझ आई? इतनी सी कहानी पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। पॉलन ग्रेन बना कैसा, ये फॉसिल के फॉर्म में हो सकता है, इसका आर्किटेक्चर किसकी वजह से, कौन सी लेयर कॉन्टिन्यूअस है, कौन सी लेयर डिसकॉन्टिन्यूअस है। बात समझ आई? बोलो चलेगा? आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब पॉलन ग्रेन की तरफ फिर से सुन लो, यहाँ पर देख लो, क्योंकि आगे तुमसे सीड का फॉर्मेशन पूछता है कि इतना सीड बनाना है तो बताओ कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन है, तो कर नहीं पाते हो, तो सीड जो बनेगा वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बनेगा। तो देखो एक एमएमसी से कितने बनते हैं पॉलन ग्रेन? 4। कितने बनेंगे? क्योंकि ये 4 माइक्रोस्पोर बना तो 4 पॉलन ग्रेन बोलेगा ना। पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। कैसा पॉलन ग्रेन? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? तो बोलो कैसा है? हैप्लॉइड है, एन है ना। अरे 2 सेल हैं, 3 सेल है तो एन, क्योंकि मियोटिक डिवीजन से बना है ना। तो बोलो पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। अब जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद की कहानी बताई, उन्होंने पॉलन ग्रेन हेडिंग डाल के बताया, आर्किटेक्चर वगैरह सेल की लेयर, ठीक है ना। तुम्हें हेडिंग थोड़ी मतलब जो पढ़ना है। पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट है। याद करिए प्लांट किंगडम पढ़ा था तो बोला था कि जिम्नोस्पर्म एटोपा, इधर देखो अंगड़ाई ले रहे हो, उसमें बैठे हो, बहुत देर से अंगड़ाई ले रहे हो, इधर देखो। तो हाँ, एक बार ले लिए, 2 बार ले लिया, ऐसा लग रहा है कि इसे अंगड़ाई आ रही है, इसे 2-4 लट दिया जाए, सब लोग मिलकर पीठ सही हो जाएगी। तो वो लोग क्या बोल रहे थे, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, सोना होना आकर तो पिलर के आड़ में बैठा करो। हालांकि हम तब भी देख लेते हैं, लेकिन मान लो थोड़ी देर तो इधर उधर हो ही सकता है ना। हाँ, अंगड़ाई लेना है, कुछ भी करना, पिलर के आड़ में बैठा करो। मेरे सामने आओगे, मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ, मैं बोलूंगा जरूर, इसे बर्दाश्त कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सुन लो तो तुम सुनते नहीं हो, ठीक है। फिर भी सुनते रहो यार, कुछ तो काम आ ही जाएगा। हाँ, काम की चीज पढ़ा रहे हैं। कहाँ पहुंचे थे? जिम्नोस्पर्म ना। बताओ पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होती है? देख रहा है, देख के बताओ पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होती है? हाँ, कौन कौन सी, कहाँ, कितने प्लांट में? 10 प्लांट, 20 प्लांट, 100 प्लांट, 1000 प्लांट, कितने प्लांट में होता है? 2 सेल एक प्लांट में। तो तुम अंगड़ाई लेने मस्त है, पढ़ो बेटा, नहीं टांग देंगे पंखा नीचे बैठो। 60% ऑफ द प्लांट में ना, अभी तो बोला है। अब देखो तुम एग्जांपल दे दिया सर, आप ऐसे तो नहीं कहते थे। हम जिसको खड़ा करें पक्का बता रहे हैं, वो नहीं सुन रहा हमारी बात और वो नहीं बता पाएगा। तुम कहो जिसको हम किसी तरह चाहो किसी खड़ा करिए, हम खड़ा कर सकते हैं अभी, और वो नहीं बता पाएगा, गारंटी से बता रहे हैं। इसलिए सुनो, इधर फोकस करो। खाली तुम सुनने आते हो, सर लिखने दीजिए तो लिख लेने, फोटो खींच लेंगे। हाँ, सुनो, समझने फोकस करो। सब एनसीईआरटी लिखा है, कुछ अलग थोड़ी ना लिख रहे हैं। जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वही सेलेक्ट हो जाएगा, वही पढ़ो और वही लिखा है यहाँ पर। तो पॉलन ग्रेन क्या बोलोगे इसको?
इधर उधर मत करना, टाइम वेस्ट होता है। अगर कोई इधर उधर किया तो हम 5-10 मिनट ले लेते हैं फिर सुनाने में, टाइम वेस्ट होता है। मेल गैमेटोफाइट, बोले याद रहेगा। प्लॉइडी कैसी होगी? एन हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। पहले टेट्राड से माइक्रोस्पोर कैसे बन गए? डिहाइड्रेशन से। और कैलेस जो था एंजाइम, वो कैलोस सब्सटेंस को डिसॉल्व करा के उनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। बात समझ गए? आगे बढ़ जाए। चलो इतनी सी कहानी है। अब जब ये वाली बात हमने जो लिखा है, हेडिंग आएगी पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, वहां पर उन्होंने लिखा है, फिर से बताएंगे इस बात को वहां पर, कि जो 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन, इंटर का डेक्सेंस हुआ, उसमें मेल गैमेट तो ही नहीं है। तो आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल तब डिवाइड करता है स्टिग्मा के अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर, सॉरी स्टाइल में पॉलन ट्यूब के अंदर, तब माइटोटिक डिवीजन करता है। तो कहते हैं कि जिनमें 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड होता है, उनमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन पॉलन ट्यूब में होता है। और जो पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड होता है, उसमें 2 मेल गैमेट बिगिनिंग से चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं। बात समझ गए? इस पर भी क्वेश्चन आता है, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में मिलेगा। आगे बढ़ जाए। चलो अब ये कह रहे हैं भैया पॉलन ग्रेन जो है ना, वो एलर्जी कॉज करता है। जैसे पार्थिनियम, कैरेट ग्रास, व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लावर, छोटा छोटा देखा होगा। पार्थिनियम वो इंडिया का, इंडियन वीट नहीं है, वो यहाँ की वैरायटी नहीं, वो फॉरेन की ब्रीड है। इंडिया में इंपोर्ट हो गया था वीट के साथ, ठीक है ना, वीट के साथ इंडिया में इंपोर्ट हो गया था, और वो एलर्जी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? कह रहे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। बात समझ गए ना? ब्रोंकाइटिस खाली अगर ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन बोले तो क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। तो कह रहे वो एलर्जी कॉज करते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये न्यूट्रिशियस भी होते हैं। कैसे होते हैं? ये पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशियस भी होते हैं। कह रहे वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन के टैबलेट्स आते हैं, पॉलन के सिरप्स आते हैं, और ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि अगर रेस हॉर्सेस या एथलीट्स पॉलन कंजम्पशन कर ले तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। इट इज क्लेम टू दैट कंजम्पशन ऑफ पॉलन ग्रेन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स। बात समझ गए? आगे इसके बाद अब जो पॉलन ग्रेन जब यहां से रिलीज हो गया, पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज हो गया, तो भैया यहां से रिलीज हो गया, अब उसकी वायबिलिटी कुछ फिक्स समय तक की है। अब वो कुछ फिक्स टाइम तक जिंदा रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कुछ प्लांट जैसे व्हीट और राइस में 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। कितने मिनट की? अगर पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद विद इन 30 मिनट्स अगर स्टिग्मा पर लैंड नहीं किया, फीमेल फ्लावर तक नहीं पहुंचा, तो वो उसकी कहानी खत्म, वो मर जाएगा। अब उसके बाद वो किसी काम का नहीं है। तो वायबिलिटी मतलब उसका जीवन काल उसके बाद कितने दिन का रहा? 30 मिनट्स का रहा, ठीक है ना। 30। कुछ फैमिली जैसे रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, इनमें मंथ, महीनों तक की वायबिलिटी होती है। पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में क्रायो प्रिजर्वेटिव मेथड से स्टोर भी कर सकते हैं। कह रहा है कि -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है। इसी के साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। बात समझ गए? इतना दिया है। और जरा पॉलन ग्रेन की एक बार कहानी लिख देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी। भैया कोई जरूरी नहीं है। पॉलन ग्रेन में कॉज कुछ प्लांट का, पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स में कॉज एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में कॉज ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और अस्थमा। बात सही है? पीछे कौन सो रहा है? अच्छा बताओ, अस्थमा क्या होता है? नहीं पता, तुम बताओ। एल्वियोलाई का स्पेस बढ़ जाता है। तुम बताओ। ऐसे पीछे जो ये कर रहे हो तुम ही? हाँ पढ़ा है ना अस्थमा? देखो ये हाल है, इतना सिंपल सा। हाँ वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अरे फर्जी बात कर रहा है, पढ़ते नहीं हो। देखो हम प्रूफ तुम्हें बीच बीच में देते रहते हैं। तुम बताओ पड़ोसी। एल्वियोलाई, अबे एल्वियोलाई सुन लिया, इसका कोई रिलेशन ही नहीं। अभी मारेंगे पटक के दिमाग शुद्ध हो जाएगा। पढ़ते लिखते नहीं हो। तुम बताओ चश्मिश, मैं बगल वाला। हाँ अरे पीछे वो बताओ। नहीं दीदी तुम लोग को चश्मिश नहीं बोले, तुम लोग का सम्मान देते हैं, ये सब अपने उनको चलता है। और चश्मिश कोई बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बोलने, तो अपना भी स्मार्ट समझो। बोलो बताओ। नहीं पता, ऐसे काम चलेगा तुम लोगों का। तो जगह सबसे किनारे वाली दीदी, तुम बताओ। हाँ बताओ। इतने लोगों में 5 लोगों से पूछो कि अस्थमा नहीं पता, सोचो किसी जगह। तुम बताओ। नहीं पता, तुम बताओ। नहीं पीछे। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, हाँ सबसे अच्छा है। और क्या? जितने लोग से पूछेंगे उससे और बढ़ता जाएगा। अबे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, कहानी खत्म। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कॉजिंग वीजिंग, पढ़ा है ना? तुम अलग अलग बता दो। सारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेते समय आवाज आती है, जिसे हम वीजिंग कहते हैं। बात खत्म। इतनी सी कहानी। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें समझ नहीं आया, याद नहीं कर पाए? हाँ इसका तो सिंपल से ही मतलब निकलता है ना, पढ़ते नहीं। चलो पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट में कॉज एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। और क्या बोला था? पॉलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिशियस भी होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? न्यूट्रिशियस होते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज, कहां पर? इन वेस्टर्न कंट्रीज
इन वेस्टर्न कंट्रीज पॉलन के टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल। जो जो ये टेबलेट बना है ना, उस पर नंबर लिखा होगा, देखो कुछ लिखा है और कुछ नंबर पड़ा होगा। जब मैं पढ़ता था ना, मुझे वो भी याद था, मैंने इसलिए याद किया क्योंकि उस समय इतनी समझ तो थी नहीं, तो लगा था कि कहीं वो भी ना पूछ ले। हाँ हाँ, याद तो कर ही लिया। अब तुम मेरे पॉइंट नहीं याद कर पा रहा, जो भी लिखा वो नहीं पूछेगा तुमसे, मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए। चलो, पॉलन टेबलेट्स और सिरप्स अवेलेबल हैं। कह रहा है कि ऐसा क्लेम किया जाता है consumption of pollens increases the performance of athletes and race horses। तो घोड़े दौड़ते हैं रेस में, उनको दे दिया जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी। जो एथलीट दौड़ते हैं उनको दे दिया तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूट्रिशियस है ना। बस समझ गए? चलो बताओ, तुम बताओ, एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट कितना कम होता है नॉर्मल मैन से? कोई बोलेगा नहीं, बहुत मारेंगे। कितना कम होता है नॉर्मल मैन से? हाँ, कार्डियक साइकिल जो पढ़ा है ना, उसी हेडिंग में पढ़ा है सबसे लास्ट में। 5-15% कम होता है। याद नहीं तो हम भी जाने, तो याद क्यों नहीं है? हाँ? बोलो, क्यों नहीं याद है? रिवीजन क्यों नहीं किया? हम करेंगे रिवीजन, पापा करेंगे, तुम करोगे। तुम करोगे कब करोगे? एग्जाम बाद, अब जून जुलाई में। हाँ, कौन सा टेस्ट? क्या टॉपिक है टेस्ट का? अभी जो टेस्ट का क्या टॉपिक है बताओ? हाँ, लोकोमोशन बताओ, वो पढ़ लिया? कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है? टेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हो? चलो वही बता दो। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है? हाँ, रिब्स में। अगर एक कोहनी मार देंगे ना तो सारी रिब्स टूट जाएंगी। और कहाँ होता है? पढ़ते नहीं हो? कहाँ होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट? एडजेसेंट वर्टिब्रे में पढ़ा है ना। चलो इधर देखो यार। उसके बाद कह रहे हैं कि पॉलेंस की वायबिलिटी, सीड की वायबिलिटी भी आगे पढ़ेंगे। पॉलन की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है। देखो इधर बात नहीं, कितने मिनट की? 30 मिनट्स की होती है इन राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट। और मंथ की होती है फैमिली रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनोसी। पॉलन को स्टोर किया जा सकता है इन पॉलन बैंक। सीड बैंक होता है, उसमें सीड रखा जाता है। पॉलन बैंक में पॉलन रखे जाते हैं। कहां, कैसे रखे जाते हैं? 8-196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड से क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ये कहानी अब हो गई आपकी खत्म, ठीक है। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल बोलते हैं, और एम्ब्रियो सेक। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट इसके बाद है लास्ट टाइम पे समझाया था। कौन कौन जाके पिछला वाला चैप्टर कोई भी फर्स्ट एनसीईआरटी का पढ़े हो? हाथ उठाओ। कोई भी पढ़ा ईमानदारी से? कौन सा टॉपिक पढ़े हो? हाँ, टेस्ट के लिए तो पढ़ ही रहे होगे। तो बाकी लोग ईमानदार तो हो, नहीं पढ़े तो हाथ नहीं उठाए ना। अरे मान लो जो नहीं था। चलो हाँ, देख लिया तुम्हारा हाथ पीछे तब उठा रहा। मेगास्पोरेंजियम, इसके पहले पिस्टिल, इसके पहले, अरे आगे पीछे लिख दो, से कोई मतलब थोड़ी है। पिस्टिल जिसे क्या बोलते हो? कार्पेल। कार्पेल, ठीक है ना। मेगास्पोरेंजियम जिसे बोलते हो ओव्यूल, एंड एम्ब्रियो सेक। एंड एम्ब्रियो सेक। आओ जरा देखते हैं भाई। चलो बताओ, गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि नहीं है? इसका यूनिट क्या है बोलो? इसका यूनिट है कार्पेल या पिस्टिल। तो उसी की बात तो कर रहे हैं ना। पिस्टिल, उन्होंने उसकी यूनिट लिख दिया। कार्पेल के पार्ट कितने होते हैं बोलो? 3। कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, अब ये सब तो पढ़े हो यार, तो बेसिक बातें हैं तो बता रहे। एंड ये पढ़ा है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। अरे देख लो पहले, ये है ना स्टिग्मा,
स्टाइल, जो लोग बात करो पीछे बात मत करो, इधर देखो, एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है बोलो? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन आएगा तो यहीं पर लैंड करेगा। ये है बेसल बल्ज पार्ट, बेस पर है, बल्ज उभरा हुआ पार्ट है, बेसल बल्ज पार्ट। स्टाइल जो है वो स्लेंडर होता है, मतलब पतला है, लॉन्ग है, कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टिग्मा एंड ओवरी। बोलो बात सही है। आपने ये भी पढ़ा है भैया कि अगर कार्पेल एक है तो मोनोकार्पिलरी। बोलो बात सही है। ढेर सारे कार्पेल्स को मिलाकर तो गाइनोसियम बोलते हैं। अगर वन कार्पेल है तो, अब ये सब प्यार ऐसे बोलते तो चल जाएगा, पढ़ा है ना, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। कह रहे कि कार्पेल दो है तो बाई कार्पिलरी, बाई कार्पिलरी। तीन है तो हम सीधा बोलते हैं अगर मोर कार्पेल है तो मल्टी कार्पिलरी। बोलो बात सही है, मल्टी कार्पिलरी। ठीक। अब ये भी पढ़ा था कि अगर कार्पेल ढेर सारे हैं तो कार्पेल्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं, और अगर ढेर सारे कार्पेल हैं तो कार्पेल आपस में फ्री भी हो सकते हैं। बोलो बात सही है। चलो बताओ मामा, अगर फ्री है या फ्यूज है तो नाम क्या दोगे? इसका सिंक कार्पस और इसका एग्जांपल बताओ। एक का होता है लोटस और रोज, और एक का होता है टोमेटो और, अब बताओ कहां पर होता है? कौन बताएगा? बताओ अमृता। मतलब हाँ, मतलब सिंकार्पस का तो पढ़ा है ना ऐसा, तो याद रहे, जहां नाम है तो याद आ जाए। अगर कार्पेल फ्यूज है तो सिंकार्पस। अगर तुम्हें याद होगा ना तो अपने आप ये सब जब टर्म आएंगे ना तो तुम्हें वो निकल के अपने आप आएगा। क्या हमने कहा थोड़ी ना कि हम वो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, हम वहां चले वापस। तो याद है तो दिमाग में आ गया ना, किसके एग्जांपल भी होते हैं, तुम्हें भी याद रहेंगे तो एग्जांपल ऐसे याद रहेंगे, चाहे जहां से पूछे याद करो। तो कार्पेल फ्यूज है, सिंकार्पस फ्री है तो एको कार्पस। अब आपने पढ़ा है ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी किसमें चेंज होगा? सीड में। बात सही है। और जरा हम लोग देखते हैं, आपने ये भी पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अलग अलग तरह का प्लेसेंटेशन पढ़ा है, मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, बेसल, पढ़ा है ना। इसको देखो, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल बताओ। फ्री सेंट्रल का, हाँ, डायंथस और प्रिमरोज पढ़ा है ना। तुम बताओ, बेसल प्रेजेंटेशन पता है? नहीं, उसको देखो, बताओ। हाँ, नहीं पता? उनको जवाब बीच में दीदी को। हाँ, एग्जांपल बता, वो तो हमको पता है। सनफ्लावर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन एग्जांपल बताओ। पेराइटल प्रेजेंटेशन एग्जांपल बताओ। चलो, मस्टर्ड और आर्जिमोन पढ़ा है ना। चलो इधर सुनो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ, और ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी याद करिए। अब यहाँ पर उसकी जरूरत है तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ठीक, तुमने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर, जरा याद करो, ये पढ़ा है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये आपने पढ़ा था, ध्यान सुनिए भाई। ये है ओवरी, ये है ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड है प्लेसेंटा के थ्रू। कैसे? प्लेसेंटा से अटैच है ना ओवरी में, ओवरी में ये। लेकिन ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है कैसे? एक स्टॉक, इसका नाम फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल ओव्यूल से जहां अटैच, उसका नाम हाइलम है। ये पढ़ा है ना। तो ये अलग से हमने पढ़ लिया, ये इसकी लेयर का नाम, ये सबसे आउटर मोस्ट, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और ये वाला इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इसके नीचे यहाँ पर सेल्स पाई जाएंगी, सेल्स ऑफ न्यूसिलस। जिम्नोस्पर्म में भी तो पढ़ा था न्यूसिलस, बोलो बात सही है। वहां पर पढ़ा था पेंटाटेगमिक ना, 5 टेगमिक थे। बात सही है? यस सर, मारे गिर जाओगे। एक टेगमिक था, यूनिटेगमिक पढ़ा है। वे जिम्नोस्पर्म में एक ही इंटेगुमेंट था, और फिर इसको बना के बता, देखो ये बाइटेगमिक है, और जिम्नोस्पर्म में एक इंटेगुमेंट पढ़ा था ना। बोलो, अरे 5, हाँ यस सर, सब यस सर। बोलो क्या होगा? आउटर इंटेगुमेंट, और इसका मतलब बहुत सारी चीज तुम लोग याद नहीं, जबरदस्ती कहते हो यस सर। हाँ यस सर, आदत हो गई है यस, बचपने से। रोल नंबर 1 यस सर ना, वही आदत पड़ी है।
ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, उसके नीचे ये है सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये होता है 2n, इसकी प्लॉइडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2n डिप्लॉइड। इसी न्यूक्लियस की सेल मॉडिफाई होकर बनाती है, यहीं से मॉडिफिकेशन होकर बनता है मेगास्पोर। अभी तक पढ़े थे माइक्रोस्पोर ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा है फीमेल के लिए मेगा और मेल के लिए मेगास्पोर मदर सेल जिसे बोलते हैं MMC, प्लॉइडी होगी 2n, क्या होगी बोलो 2n। ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ये स्टॉक जिसके थ्रू प्लेसेंटा ओव्यूल अटैच्ड विद प्लेसेंटा, नाम क्या है फ्यूनिकल। पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अटैच्ड विद ओव्यूल, हाइलम बोला था स्कार, अ मार्क एट विच, अ पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अटैच्ड विद ओव्यूल, और इस लाइन पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया हाइलम, ये लिख रहा हूं पॉइंट क्या क्या है पूछता है। अब सुनो, वैसे तो पूरा ओव्यूल देखो कवर्ड है ना, लेकिन जहां पर ये कवर्ड नहीं है इस ओपनिंग का नाम होता है माइक्रोपाइल। याद करो, पढ़ा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पढ़ा था सीड रेस्पायर विद माइक्रोपाइल, पढ़ा है ना। तो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल रिमेन एज माइक्रोपाइल इन द सीड आल्सो, सीड में भी ये माइक्रोपाइल के फॉर्म में ही रह जाएगा, बात समझ गए। तो ये माइक्रोपाइल, और इस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, क्या बोलते हैं इस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। इसके अपोजिट वाला जो साइड है ये है चाइलेजल इंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी पूछता है माइक्रोपाइलर के अपोजिट वाला इंड कौन होगा, चाइलेजल इंड, बात समझ गए। अब भाई ऐसा ही जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा है कि ये जो MMC है ये न्यूक्लियस का ही मॉडिफिकेशन है। जैसे याद करो जो MMC था वो स्पोरोजेनस टिश्यू का मॉडिफिकेशन था, अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है ना, वैसे यहाँ पर न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन है। हम ये भी पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन कौन से आते हैं, तो वहां पर आपको बताएंगे। मॉर्फोलॉजी में इतना पढ़ा है, आउटर इंटेगुमेंट चेंज इनटू आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट, बात समझ गए ना। न्यूक्लियस जो है ये वैसे तो खत्म हो जाता है, नरिशमेंट इसको प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर बचा रह गया तो चेंज होता है पेरिस्पर्म में, कहां पर पेरिस्पर्म में। और MMC जो है ये क्या बनाएगा, पूरा एम्ब्रियो सैक, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, ये क्या है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटो, ये भी पूछेगा कौन मेल गैमेटोफाइट और कौन, क्योंकि ये गैमीट बनाएगा, बात समझ गए। तो ये फीमेल एम्ब्रियो सैक जो है इसमें अब ये MMC मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होगा अब डिवीजन, क्या होगा मियोटिक डिवीजन होगा। जैसे वहां पर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हुआ था, ऐसे यहां पर मियोटिक डिवीजन होगा। अंदर की तरफ ये सेल्स बनेंगी, एक मियोसिस से कितनी सेल बनेंगी, 4, जिन्हें बोलेंगे मेगास्पोर या मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ पर जो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा वो ऑलवेज लीनियर, वहां पर 4 अलग अलग टाइप के बन रहे थे, यहाँ पर खाली लीनियर बनेगा, ऑलवेज लीनियर, बात समझ गए। जिनमें से 3 मेगास्पोर, ऐसा जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था डीजनरेट, और खाली 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा। वही मेगास्पोर जो मियोटिक डिवीजन से बना है अब 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, आगे चल के ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। खाली 1 मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रियो सैक, इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे तो भी 5-7 मिनट बचा है, कंप्लीट कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से कहानी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, बात समझ गए। तो इतना आप पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी इतना पढ़ लेना, हमने जो एनसीईआरटी में बातें थे वो हमने सारी बातें लिख दी, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहे किसका, फनेल से, कौन फनेल, फनेल कहाँ है बताओ, स्टॉक बोलते हैं। हाँ तो क्या कहना क्या चाह रहे हो बोलो तो, फनेल है फ्यूनिकल, मैं फनेल पढ़ रहा हूँ तो हम क्या फ्यूनिकल है ना, वो कह रहा फनेल। आप बोलो स्टॉक है, स्टॉक का नाम क्या, जैसे पेडिसेल है वो भी स्टॉक, स्टॉक का मतलब लाइन, एक डंडी जिसे बोलते हो। तुम हाइलम को क्या कह रहे हो, हटा दे हाइलम को, हाँ हंसे हाइलम से हटाओ, ठीक है। इधर सुनो ध्यान से, यहाँ पर कैसे आया, अच्छा तुम करो यहाँ पर आए, ये अरे भैया ये घुमा हुआ स्ट्रक्चर तुम यही बना दो, इसे लिख दो। ये कह रहा है यहाँ लिख दिया, आप यहाँ क्यों लिखे, अबे यही घूम के आया है ना, ये घुमा है, बस समझ, तुम यहाँ लिख दो, पॉइंट ये है ना पॉइंट, इसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यही कह रहे हो ना, यहाँ लिख दो, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिख दो, ये लिख दो, ये हाइलम, बस इतना नोक मिला रहे हो, याद करते नहीं हो। अब समझ आया अच्छा कि नहीं, ये पॉइंट ये पूरा ओव्यूल है ना, ये देखो ये पूरा ओव्यूल है ना, ये यहीं पर आके अटैच हो रहा है ना, बस समझ गए। चलो इतनी बात समझ आई, चलो भैया नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे मेगास्पोरोजेनेसिस पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लेंगे, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद आएगा पॉलिनेशन, ठीक है ना, फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे हाँ